हेलो। तो आज हम आपके साथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट आज के इसी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चैप्टर 4 और उस चैप्टर का जो नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? तो अभी पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि मैं सबसे पहले किसी भी चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उसके अंदर जो भी न्यू टर्म है, न्यू फार्मूलाज हैं, न्यू कॉन्सेप्ट हैं, वो सब पहले यूज़ करते हैं, वो सब पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद उसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं या उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस, 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज आप लोग के साथ हम डिस्कस करते हैं। उसी पैटर्न पे, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आज हम चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आज के क्लास में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आता है इसके अंदर? स्टैंडर्ड फॉर्म। कि स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे रूट्स और थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे इसी रूट्स से रिलेटेड है नेचर ऑफ रूट्स। ये 3 पॉइंट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद एक और न्यू कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा सा, मतलब बड़ा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। और इसके अंदर एक फॉर्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आपके साथ। अभी हम 1 बाय 1 इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये अगर 5 कॉन्सेप्ट, ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद को ये मान के चलिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग 70-80% कॉन्सेप्ट आपका हो गया। कॉन्सेप्ट वाइज 100% हो गया, लेकिन 70-80% मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो आपके क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज में, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट आपका अपना नहीं होगा। ठीक? तो आप जानते ही हैं कि मुकेश सर वो भी सारा कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 5 कॉन्सेप्ट हम आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है हमको। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। a इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए, जो ज्यादातर बच्चे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में जो स्टक हो जाते हैं या किसी क्वेश्चंस को ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को इग्नोर कर चुके होते हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक? इसका मतलब जो ये पहला एक्सरसाइज है चैप्टर 4 का, जो 4.1 है, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस आपको गिवन होंगे और उस इक्वेशंस के अंदर आपको ये पता करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। कैसे पता करेंगे? आइए देखें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहला क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि सपोज 5x² प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पे नजर डालें
तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। ए जो है यहाँ पे ये ए जो है ये दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 22 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो इसमें x वाला नहीं है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी x नहीं है, तो क्या मैं इसको 7x स्क्वायर x नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस 22 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ पे a जो 7x जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a वो 0 के इक्वल नहीं है। ध्यान ये देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे ध्यान देना है आपको, नहीं, इसके साथ साथ इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। ओके, एक इक्वेशन और लेते हैं कि सर 8x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। यहां पे देखो कांस्टेंट गायब है ना, तो क्या लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 5x, कांस्टेंट को 0 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। यहां पे ये जो 8 है ये a, ये जो 8 है ये a है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? a होता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को हम 0 लिख सकते हैं, x नहीं है तो x को हम 0 लिख सकते हैं। लेकिन a जो है ये 8 है तो a यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 8x स्क्वायर प्लस 5x ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है? जवाब है हाँ है। ओके सर एक चीज और बताओ कि अगर मैं लिखूं 7x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो जिस तरीके से आपने जहां पे x नहीं था तो 0 लिख दिया, कांस्टेंट नहीं था 0 लिख दिया, यहां पर x स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 इक्वल टू 0 क्या लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा उसके लिए ये कंडीशन है कि ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0, और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 के इक्वल है। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 के इक्वल है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई 7x प्लस 15 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने मल्टीपल लेवल पे आपको समझाया। अब सवाल उठता है क्या सर क्वेश्चन इतना इजी आएगा, सिर्फ ऐसे टाइप्स के आएंगे? नहीं, क्वेश्चन आपके साथ थोड़ा ट्रिकी पूछा जाएगा जिसमें आइडेंटिटीज भी हो सकते हैं। सपोज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मैं और सिंपल लिया अभी, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हम इस क्लास के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन हम आपके साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे तो और ज्यादा डिटेल में डिस्कस हम कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए, पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, तब हम आगे चलेंगे। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब सर ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ही नहीं है, पहले इसको सॉल्व करिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4x प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो आइडेंटिटीज के फॉर्म में था, अब हम इसको क्या किए, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किए। एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है ही, क्या ये a नहीं है और ये 1 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। सबसे पहली बात, तो सबसे पहला सवाल ये आपसे पूछा जाएगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो अलग बात है, पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई तो करिए, पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई तो करिए, ये जरूरी है। चलो सर, ये मैंने कर लिया, तो अभी आपके साथ हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डिस्कस करेंगे आपके साथ रूट्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो अभी सेकंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रूट्स। देखिए, रूट्स जो है ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पुराना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। वो क्या है उसको समझिए, कि जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट आपने किया, फैक्टोराइज आपने किया, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लिया जाए, ऐसा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको फैक्टोराइज करना है, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर 5x को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, ये हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां तक तो आप सब बच्चे पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे, समझिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं सर, व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3, एक तो ये आ गया, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, दूसरा ये आ गया। अब सवाल क्या है कि ये जो माइनस 3 है, हम इसी को बोलते हैं रूट्स। ये जो माइनस 2 आया है, हम इसी को बोलते हैं रूट्स। तो लिख सकते हैं लास्ट में, तो रूट्स आर क्या? -3 एंड -2, ये रूट्स आया। क्या मैंने कुछ नया बताया? बिल्कुल भी नहीं। जो आप ऑलरेडी ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए, x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए, x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। जो वैल्यू x की आई, हम उसी को रूट्स बोलते हैं, सिंपल। अब सवाल कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ जाएगा कि सर क्या रूट्स माइनस में ही आएगा? क्या दोनों माइनस में होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा टारगेट उधर नहीं है, मेरा ध्यान उधर नहीं है कि माइनस की आए। मेरा अभी फोकस था कि रूट्स होता क्या है हम किसको रूट्स बोलते हैं। ओके सर, एक एग्जांपल और दे दो। चलिए, तो ये पहला एग्जांपल मैंने ये दिया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर, इसी को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लिख दिया? हाँ सर, चलो लिख दिया सर। अब इसके आगे समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2x प्लस x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ओके, मतलब माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या लिख सकते हैं? तो व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -3, ये देखो एक निगेटिव में आया, उसके बाद एंड x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एक पॉजिटिव में आया। इस केस में क्या लिख सकते हैं? सो रूट्स आर -3 एंड 2। अब देखो जो रूट्स आया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ध्यान हमारा इधर नहीं है, लेकिन कई बार जो मैंने देखा है, जो 18-19 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाते पढ़ाते, कि आपके दिमाग में सवाल कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा कुछ और रहा होता हूं, समझा कुछ और रहा होता हूं, आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन कुछ और राइज हो रहा होता है। उस चीज को हम पहले से ही यहाँ पे ऑलरेडी हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ताकि जब आप ये क्लास ले रहे हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ऐसा। ओके, तो ये दोनों निगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब साइन इन अ सिंगल लाइन, साइन पे हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो आया हम उसको रूट्स बोलते हैं, ये जो आया हम उसको रूट्स बोलते हैं। अब यहां पे आगे समझो, ध्यान से समझना। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो रूट्स आया है, ये जो रूट्स आया है, क्या इसका भी नेचर होता है? हाँ, होता है। ये जो रूट्स आया है, ये जो रूट्स आया है, क्या इसका भी नेचर होता है? हाँ, होता है। तो इसका मतलब अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट, वो डिस्कस किया रूट्स। अब डिस्कस करेंगे आपके साथ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अब उसको समझेंगे थोड़ा सा कि ये होता क्या है, समझो। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, अब उसको समझो। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर ये कहता है कि सर एक चीज इसके समझिए, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब पढ़ना क्या उसमें, कि सर मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ये दिया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने दिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने के लिए हमें ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हमें ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ा। क्या हमारे पास ऐसा कोई मेथड है, क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है कि बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए भी इस रूट्स को पता लग जाए कि इसका नेचर क्या है? हाँ, बिल्कुल है। क्या है, समझो। तीन तरीका है हमारे पास, तीन मेथड है। या तो b² -4ac ग्रेटर देन 0 आएगा, या हमारे पास b² -4ac इक्वल टू 0 आएगा, या फिर हमारे पास b² -4ac लेस देन 0 आएगा। अब आप लोग के दिमाग में लग रहा होगा कि सर ये b² -4ac है क्या, ये भी समझाओ, तब समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो b² -4ac को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि फिर a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक, समझिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज 5y² + 7y + 22 इक्वल टू 0, ये मैंने ले लिया। हाँ सर, y² का जो कोएफिशिएंट है a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5। या हम इसको समझें तो एक कहते किसको हैं, ये कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y²। y² के कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं। b क्या है, तो यहां पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y। c क्या है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। क्या? कांस्टेंट टर्म। कई बार आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर इस इक्वेशन को आगे पीछे कर देगा, तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन को क्या करो, रीअरेंज करो। क्या करो उस इक्वेशन को, आप उस इक्वेशन को क्या करोगे, सबसे पहले रीअरेंज करोगे, उसके बाद आप फिर इस क्वेश्चन को
सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये ए बी और सी, इसका मतलब ये जो 5 है ये पूरा ए है, ये जो है 7 ये बी है, और ये जो है ये पूरा का पूरा 22 है। ओके, ये 22 है। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूं। हाँ, ओके ओके, तो ये ए बी और सी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म आ गया। अब यहां पर आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस इक्वेशन का हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे ये पता लगता है कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, समझो। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूं, चलो। इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, और ये है टू इमेजिनरी रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। मैं भी एग्जांपल लेता हूं तब समझिए। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि जैसे वाई स्क्वायर, ओके, और हाँ 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 हाँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आप समझिए। क्योंकि देखिए मैं एग्जाम्पल अभी क्या ले रहा हूं वो ध्यान से देना, कि मैं एग्जाम्पल वो लेने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। कि जैसे मान के चलो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ऐसा ले लो, ठीक। इसको ध्यान दीजिए। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, अभी सिंपली इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 और ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, व्हेन y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, एक तो ये हो गया। फिर एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, अब ये हो गया। अब देखो रूट्स यहां पे क्या आया, y2 और y2। आपने ध्यान दिया कि दोनों का दोनों रूट एग्जैक्ट सेम है। ध्यान से सुनना, ये भी 2 और ये भी 2, यहां पर जो रूट्स है दोनों का दोनों रूट्स एग्जैक्ट सेम है। यस, तो ये तो मुझे ये इस इक्वेशन का रूट या किसी भी इक्वेशन का रूट दोनों का दोनों एग्जैक्ट सेम है या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन अब आप क्लास 10th में आ गए हो, तो क्लास 10th का ये चैप्टर जो चैप्टर पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको अब क्या बताना चाह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स इक्वल होगा या नहीं होगा, इसके लिए अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। तो इसी इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो तो a की वैल्यू कितना है जी, 1, b की वैल्यू कितना है -4, और c की वैल्यू कितना है 4। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। एक तो ये आ गया, हाँ सर ये आ गया। अब इसके आगे समझेंगे कि इसके आगे है क्या। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर बी कितना है
-4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 4 जा 16 और -16 ये हो गया 0। यस, अब देखो, अब ध्यान देना क्या लिखा, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या लिखा है, 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। 2 और 2 है ना इक्वल बालक, मैंने ये फैक्टराइज करके बता दिया, लेकिन अब आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप सिंपली उस इक्वेशन का बी स्क्वायर -4ac निकाल लीजिए, अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है क्या, बी स्क्वायर -4ac अगर 0 आ गया तो उसको जब भी तुम फैक्टराइज करोगे किसी भी इक्वेशन को जिसका बी स्क्वायर -4ac 0 आया, उसका जब भी तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फैक्टराइज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो उसके रूट्स इक्वल आएंगे ही आएंगे। ये क्या था, ये था इसका नेचर ऑफ रूट्स। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का रूट्स इक्वल आएगा कि नहीं आएगा ये जानने के लिए आपको सिर्फ बी स्क्वायर -4ac निकालना है, बात खत्म। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको, आप समझो कि एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, x तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो अब क्या समझेंगे, तो लिखेंगे व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3 ये इसका रूट्स आया, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 आया, ये आया, इसके दो रूट्स आए। ठीक, अब यहां पे ये जो रूट्स आया ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है ना। लेकिन सर ये बताइए, क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये पता कर पाए कि इसके रूट्स क्या होंगे, है ना। बी स्क्वायर -4ac तो क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6, तो बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है जी, 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, क्या आया 1। अब ये देखो ये जो 1 आया या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। अब ध्यान दो, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, क्या लिखा हुआ है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब देखो क्या रूट्स आया, -3 और -2, दोनों अलग अलग है कि नहीं, दोनों अलग अलग है, एक -3 एक -2, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। हमको इसके लिए क्या करना पड़ता था, पहले मुझे इसके लिए फैक्टराइज करना पड़ता था, पहले मुझे इसके लिए क्या सिंप्लीफाई करना पड़ता था, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता था। अब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, अब बी स्क्वायर -4ac के फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये है नेचर ऑफ रूट्स, ये है नेचर ऑफ रूट्स कि हम कैसे पता करें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो इक्वल रियल रूट्स होगा या डिस्टिंक्ट होगा या इमेजिनरी होगा। उसके लिए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर -4ac
क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब समझ में आ गया आपको, वेल डन। तो अभी हमने आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर लिया, रूट्स डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर लिया। दो कॉन्सेप्ट और हैं, सिर्फ दो, एक डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। वेल डन। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है उसको समझिए, थोड़ा सा अलग से स्लाइड में समझाता हूं। अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इक्वेशन में लेता हूं जैसे 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिखा था। अब इसके लिए y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 5, y का जो कोएफिशिएंट है वो है 7, और ये जो कांस्टेंट है c ये हो गया 11। a 5, b 7 और c 11। डिस्क्रिमिनेंट बताना चाह रहा हूं मैं। तो इस इक्वेशन का आप जो कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी भी इक्वेशन का, मैं तो एग्जांपल इस इक्वेशन का ले ही रहा हूं, समझाऊंगा अभी भी, लेकिन किसी भी इक्वेशन का जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकालते हैं, हम उसी को बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, ये मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो निकालो ना, b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अच्छा, 7 7 जा 49, 4 5 जा 20 एंड 11 220। अब 220 में क्या करो, तो 49 लेस करो। क्या करेंगे हम, 220 में हम 49 लेस करेंगे तो आएगा 171, और वो भी -171। ये क्या आया, ये आया डिस्क्रिमिनेंट। इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सर एक एग्जांपल और दे दो, ठीक है दे देते हैं। क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितना है जी 2, b की वैल्यू कितना है जी 3, और c की वैल्यू कितना है 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है बालक 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, है ना। तो ये आएगा -31। ये क्या है, ये है डिस्क्रिमिनेंट। क्या सर आपने पहले भी निकाला तो माइनस आया, अभी भी निकाला तो माइनस आया, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा माइनस में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्लस में भी आता है और आएगा। ठीक, अभी हम सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। मेरा टारगेट है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये था डिस्क्रिमिनेंट, मतलब किसी भी इक्वेशन का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वैल्यू हम उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। पहली बात, ओके। अब क्या सर, अब आपको हमको बताना है लास्ट कॉन्सेप्ट, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, वो समझिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अब उसको थोड़ा सा समझिए, तब समझ में आएगा कि हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको समझने की जरूरत क्या है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलता हूं कि जैसे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मान के चलिए। अब ये जो है इसका हम सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और उसके हेल्प से हम समझाना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या काम कर सकता है, हम क्यों यूज करेंगे और किस केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे वो देखो। तो क्या लिखेंगे इसको, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, y यहां से कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहां से y प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, y प्लस 3, फिर लिखेंगे y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या, तो व्हेन y प्लस 3 इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -3। फिर लिखेंगे एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। हमने ये लिखा। ये तो हमने जो y की जो वैल्यू निकाली वो हमने निकाला मिडिल टर्म स्प्लिट करके, सिंप्लीफाई करके या फैक्टोराइज करके। लेकिन अब आप क्लास 10th में आ गए हो, आपके लिए क्या, तो आपके लिए कहता है ये कि अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट किए बिना, मतलब आपको किसी भी इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट किए बिना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला है। अगर इसको मेन स्क्रीन पे लिखना चाहें तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या फिर इसी को लिखने का तरीका कई बार क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसके ऐसा नहीं कि दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d लिख सकते हैं, बात खत्म। ये है ए बी सी, आप जानते ही हैं। अभी और सारी बातें हम आपसे करेंगे, क्या करेंगे अब उसको समझो। मैं इसी इक्वेशन को लेता हूं ताकि जब ये आंसर आएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, ए की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6, माइनस b क्या है 5 तो -5, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1, -5 प्लस माइनस 5 5 जा 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए जो प्लस माइनस है यहां से दो चीजें डिवाइड हो जाएगा, एक बारी एक तो -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा और -5 और -1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। -5 प्लस 1 -4/2 होगा और ये -6/2 होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 तो -2 आएगा और 2 3 जा 6 -3 आएगा। आप ध्यान से देखो, मैंने इस इक्वेशन में जो अभी ये फॉर्मूला यूज किया कहीं भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं है, कहीं भी फैक्टोराइज नहीं है। स्टिल -3 यहां भी आया, -3 यहां भी आया, -2 यहां भी आया, -2 यहां भी आया। सिंपल। ये अब कुछ बच्चों के माइंड में आ ये रहा होगा
कि सर ये तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था, ऐसे क्यों निकाला? फिर ये फॉर्मूला क्या सिर्फ ऐसे इक्वेशन के लिए है? नहीं, यहां पर तो आप ये डिसाइड कर पाए कि ऐसा दो नंबर मुझे बताओ जिसका प्लस माइनस करने से 5 आता हो, प्लस 5 आता हो, और मल्टीप्लाई करने से +6 आता हो। लेकिन कई बार ऐसा नंबर रूट्स में, डेसिमल में आता है जहां पे आपको ये इजीली कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि मल्टीप्लाई करने से ये और या आपका प्लस माइनस करने से ये। तो कुछ इक्वेशन बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं जहां पे माइंड हम लोगों का स्टक हो जाता है, लेकिन रूट्स निकालना है। तो वैसे जिद्दी इक्वेशन के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। अब ये इजी है तो चलिए आपने कर लिया, लेकिन जो रूट में आ रहा है, जो फ्रैक्शन में आ रहा है, जो डेसिमल में आ रहा है, उसका क्या करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे माइंड में लाओगे? 2/3, 3/4 या 4/6 कैसे माइंड में आएगा? प्लस या माइनस -2√3 -4/√3 ये सब माइंड में कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आपको रूट्स निकालना होगा तो उसके लिए आपको चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये काम आएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, ये मैं कहना चाह रहा था। अब आप ये समझो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड है, सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर 5 कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया। अगर ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का लगभग 70-80% आपने कवर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और जहां तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात है, तो हम एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन तो आपके साथ हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, ये चैप्टर आपका अपना हो जाए। तो मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो एग्जाम्पलर हो, चाहे पिछले 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। तो आज इस क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।